सुपर हीरोज की दुनिया में एक ऐसा भी हीरो एग्जिस्ट करता है जिसके पास लिटरली कोई भी सुपर पावर नहीं है, फिर भी वो 90% सुपर हीरो से ज्यादा पावरफुल है, आयरन मैन। बट क्या तुम यकीन करोगे अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि आयरन मैन का सूट बनाना काइंड ऑफ पॉसिबल है। इनफैक्ट दुनिया के कुछ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ऑलरेडी ऐसा सूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो सूट हमें मूवीज में इतना कूल लगता है, रियल वर्ल्ड में वो एक नाइटमेयर इंजीनियरिंग चैलेंज है। और आयरन मैन के सूट का सबसे बड़ा चैलेंज उसका फ्लाइट सिस्टम नहीं है, वेपन्स भी नहीं है, बल्कि कुछ और है जिसके बिना ये सूट एक सेकंड भी काम नहीं करेगा। आयरन मैन का सूट एक्चुअली कितना पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो हम उसे बनाने के कितने करीब पहुंच चुके हैं? लेट्स फाइंड आउट। कभी सोचा है एक इंसान बिना किसी सुपर पावर के, किसी गॉड, किसी एलियन और एक सुपर सोल्जर के बीच खड़ा हो सकता है? ना तो वो फास्टर है, ना ही स्ट्रॉन्गर और ना ही इमॉर्टल। लेकिन फिर भी जब बैटलफील्ड पे आयरन मैन लैंड करता है तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी किसी भी नॉर्मल इंसान को एक इंसान से ज्यादा बना देती है। टोनी स्टार्क एक जीनियस, बिलियनियर, वेपन मैन्युफैक्चरर था जिसके लिए वॉर सिर्फ एक बिजनेस था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ चेंज हो गया। वो अफगानिस्तान के एक अटैक में बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। एक्सप्लोजन की वजह से उसके चेस्ट के अंदर शार्पनेल घुस जाते हैं जो धीरे धीरे करके उसके हार्ट तक पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से उसे जिंदा रखने के लिए एक क्रूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस उसके चेस्ट पर लगाया जाता है। अब इस सिचुएशन को जरा इमेजिन करो, एक डार्क केव, लिमिटेड रिसोर्सेस, कोई प्रॉपर टूल्स नहीं और एक टिकिंग टाइम बॉम्ब तुम्हें धीरे धीरे करके मार रहा है। और यहीं पर टोनी स्टार्क कुछ ऐसा करता है जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो स्क्रैप मेटल, मिसाइल के पार्ट्स और बेसिक टूल्स का यूज करके एक फंक्शनल आर्म्ड सूट बना देता है। ना सिर्फ वो सूट उसे जिंदा रखता है बल्कि उसे इतनी पावर भी देता है कि वो अपने किडनैपर से फाइट करके वहां से एस्केप कर सके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या ये रियलिस्टिक था? सच बोलूं तो एक नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक जीनियस लेवल इंजीनियर जिसके पास फिजिक्स की डीप नॉलेज है उसके लिए ये थ्योरेटिकली डिफिकल्ट तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। केव वाला सूट तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए था। रियल आयरन मैन तब बनता है जब टोनी स्टार्क ने अपनी टेक्नोलॉजी को रिफाइन करना स्टार्ट किया। और यहीं पर आता है मार्क II। अब अगर तुम मार्वल की मूवीज देखो तो आयरन मैन के पास बहुत सारे सूट्स हैं। नैनोटेक सूट, स्पेस सूट, सेल्फ रिपेयरिंग आर्मर, शेप शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी एंड यस, हल्क बस्टर को कौन भूल सकता है। लेकिन ऑनेस्टली अगर तुम इन सब पर बात करना स्टार्ट करो तो ये डिस्कशन साइंस से ज्यादा फैंटेसी हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सिर्फ एक सूट पर, आयरन मैन का मार्क II, क्योंकि ये वो वर्जन है जो सबसे ज्यादा ग्राउंडेड है, सबसे ज्यादा मैकेनिकल है और सबसे ज्यादा रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग के करीब है। ये एक मशीन है और मशीन्स हम बना सकते हैं या कम से कम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलो अब इस सूट को पीस बाय पीस तोड़ते हैं और देखते हैं कि आयरन मैन का सूट कितना पॉसिबल है और कितना नहीं। सबसे पहले वो चीज जो आयरन मैन को आइकॉनिक बनाती है, फ्लाइट। आयरन मैन हवा में उड़ता है, स्टेबल रहता है, डायरेक्शन कंट्रोल करता है और मिड एयर में फाइट भी करता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? शॉकिंगली इसका जवाब है हाँ। आज के टाइम पर ऑलरेडी ऐसे जेट सूट्स एग्जिस्ट करते हैं जहां इंसान अपने हाथों और बैक पर माउंटेड जेट इंजन्स के थ्रू फ्लाई कर सकते हैं। आयरन मैन भी तो यही करता है लेकिन डिफरेंट स्केल पर। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, रियल जेट सूट्स बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, उन्हें कंट्रोल करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। फ्लाइट टाइम सिर्फ कुछ मिनट्स का होता है और फ्यूल कंजप्शन इनसेन लेवल का होता है। मतलब फ्लाइट तो पॉसिबल है लेकिन आयरन मैन जैसा स्मूथ, कंट्रोल्ड और लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट अभी के लिए इम्पॉसिबल लगता है। आयरन मैन सिर्फ उड़ता नहीं है, वो हैवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट भी कर सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? इसका आंसर है एक्सोस्केलेटन्स। रियल वर्ल्ड में ऑलरेडी ऐसे रोबोटिक सूट्स बन चुके हैं जो इंसान की स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ इंडस्ट्रियल और मिलिट्री यूज के लिए हैं। ये सूट्स हैवी लिफ्टिंग और इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है इनकी बल्कीनेस। ये सूट्स काफी ज्यादा बल्की होते हैं, स्लो होते हैं और इन्हें कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए होती है। मतलब स्ट्रेंथ एनहांसमेंट भी पॉसिबल है लेकिन आयरन मैन लेवल की एजिलिटी प्लस स्पीड नॉट येट। अब आयरन मैन के पास मिसाइल्स हैं, रिपल्सर्स हैं, माइक्रो वेपन्स हैं और मूवीज के अंदर ये सब कॉम्पैक्ट सूट के अंदर फिट हो जाता है। अब रियलिटी चेक करते हैं। वेपन्स बनाना मुश्किल नहीं है, उन्हें मिनिएचराइज करना मुश्किल है और सेफली इंटीग्रेट करना और भी मुश्किल। अब आते हैं आयरन मैन के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जारवेस।
एक ऐसा एआई जो टोनी स्टार्क के साथ बात करता है, रियल टाइम एनालिसिस करता है और डिसीजन सजेस्ट करता है। अब यहाँ पर रियलिटी काफी ज्यादा सरप्राइजिंगली क्लोज है। आज के टाइम पर वॉइस असिस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं, एआई रियल टाइम में डेटा प्रोसेस कर सकते हैं और कंप्यूटर विजन सिस्टम एनवायरनमेंट एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन जाविस जैसा फुल्ली ऑटोनोमस, कॉन्टेक्स्ट अवेयर और ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस सिस्टम अभी भी डेवलपमेंट फेज में है। लेकिन ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब एआई असिस्टेंट ऑलमोस्ट पॉसिबल है, लेकिन जाविस लेवल इंटेलिजेंस नॉट फुल्ली येट, बट स्टिल पॉसिबल है। तो अब तक हमने देखा कि फ्लाइट पॉसिबल है बट लिमिटेड, स्ट्रेंथ भी पॉसिबल है लेकिन बल्कि वेपन्स भी पॉसिबल है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। और एआई वो तो हम सबको पता है कि वो ऑलमोस्ट पॉसिबल हो ही चुका है। तो अगर हम सरफेस लेवल पर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि आयरन मैन का सूट काइंड ऑफ पॉसिबल है, लेकिन ये आधी सच्चाई है, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ उसके फीचर्स की बात की है। लेकिन किसी भी मशीन का असली हार्ट क्या होता है? एनर्जी। और यहीं पर आयरन मैन का सूट बुरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। आयरन मैन का सूट चलाने के लिए एक छोटा सा डिवाइस यूज होता है, आर्क रिएक्टर, एक ऐसा पावर सोर्स जो इतना छोटा है कि वो आयरन मैन के चेस्ट में फिट हो जाता है और इतना पावरफुल है कि पूरा सूट चला देता है। अब एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर तुम्हें एक ऐसा पावर सोर्स बनाना हो जो कॉम्पैक्ट हो, एक्सट्रीमली पावरफुल हो, सेफ हो और कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई दे, तो क्या तुम बना पाओगे? रियलिटी ये है कि हम अभी तक ऐसा कुछ बना नहीं पाए, और बिना इसके आयरन मैन का सूट सिर्फ एक हैवी मेटल आर्मर है। ना वो उड़ेगा, ना ही वो फाइट करेगा और ना ही वो सरवाइव करेगा। मतलब असली चैलेंज ना फ्लाइट है, ना स्ट्रेंथ और ना ही वेपन्स। असली चैलेंज है एनर्जी। और जब तक तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, आयरन मैन का सूट सिर्फ एक ड्रीम ही रहेगा। लेकिन क्या ये फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है? क्या हम भविष्य में आयरन मैन का आर्क रिएक्टर बना पाएंगे? आयरन मैन के चेस्ट पे जो आर्क रिएक्टर है वो सिर्फ एक बैटरी नहीं है, वो एक मिनिएचर एनर्जी सोर्स है जो थ्योरेटिकली अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी जनरेट करता है। ना तो उसका फ्यूल खत्म होता है और ना ही ओवरहीटिंग इशू होता है। अब जरा यहाँ पर एक सेकंड के लिए रुक जाओ, क्योंकि अगर ऐसी चीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती तो पूरी दुनिया की एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाती। ना कोल, ना ही पेट्रोल और ना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल, बस एक स्मॉल डिवाइस और अनलिमिटेड पावर। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। अगर हम साइंस की तरफ देखें तो आर्क रिएक्टर जैसी क्लोजेस्ट चीज न्यूक्लियर फ्यूजन है। फ्यूजन क्या होता है? जब दो एटम्स मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं और उस प्रोसेस में मैसिव एनर्जी रिलीज होती है। एग्जैक्टली वही प्रोसेस जो सन के अंदर चल रहा है। मतलब थ्योरेटिकली आर्क रिएक्टर एक मिनी सन है। अब देखो रियल प्रॉब्लम समझो। सन का टेम्परेचर होता है करीब मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए एक मैसिव रिएक्टर, ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड्स और इंसेन इंजीनियरिंग सिस्टम। आज के टाइम पर भी हमें फुल्ली स्टेबल न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव नहीं कर पाए। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं वो बिल्डिंग्स के साइज के होते हैं। और टोनी स्टार्क ने क्या किया? उसने वही चीज अपने चेस्ट में फिट कर ली। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसने एक सूरज को अपनी जेब में डाल लिया। और यही है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मिनिएचराइजेशन। साइंस में एनर्जी जनरेट करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस एनर्जी को कंट्रोल करना मुश्किल है और उसे छोटा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब मान लो समहाउ तुमने वो एनर्जी जनरेट कर ली। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हीट की प्रॉब्लम। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा हीट, और आयरन मैन का सूट जो करता है ये सब मिलकर इतनी हीट जनरेट करेंगे कि सूट लिटरली ओवन बन जाएगा। और उस सूट के अंदर कौन है? एक नॉर्मल इंसान। रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग में कूलिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक चीज में कूलिंग सिस्टम होता है। इसी वजह से जितना बड़ा सिस्टम होगा उतनी बड़ी कूलिंग सिस्टम भी चाहिए। लेकिन आयरन मैन के सूट में ना तो इतनी जगह है, ना ही इतना वेट कैपेसिटी। मतलब इवन अगर तुमने आर्क रिएक्टर बना लिया, हीट मैनेजमेंट उसे फेल कर देगा। एनर्जी डेंसिटी, मतलब कितनी एनर्जी कितने छोटे स्पेस में स्टोर हो सकती है। और अगर तुम करंट बैटरी टेक्नोलॉजी यूज करो तो तुम आयरन मैन के सूट को सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए पावर दे पाओगे, वो भी फुल परफॉर्मेंस पर नहीं। फ्लाइट, वेपन्स, एआई, ये तो सब इम्पॉसिबल है। मतलब जब तक हम एक ऐसी एनर्जी सोर्स नहीं बना लेते जो एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट हो और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, आयरन मैन का सूट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही रहेगा। अब मान लो तुमने समहाउ एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, परफेक्ट पावर सप्लाई बना लिया, सूट भी परफेक्टली इंजीनियर्ड है, तो क्या अब आयरन मैन का सूट काम करेगा? नहीं, क्योंकि अब प्रॉब्लम शिफ्ट होती है ह्यूमन बॉडी लिमिटेशंस पर। जब आयरन मैन हाई स्पीड पर फ्लाई करता है या सडन डायरेक्शन चेंज करता है तो उस पर जी फोर्स लगती है और ह्यूमन बॉडी की एक लिमिट होती है। रियल पायलट्स भी स्पेशली डिजाइंड सूट पहनते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो जी फोर्स सर्वाइव कर सके। आयरन मैन के सूट में इतनी जगह है ही नहीं कि तुम स्पेशली मॉडिफाइड सूट पहन सको, यानी कि तुम टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनट्स बाद बेहोश हो जाओगे या वर्स्ट केस में मर भी जाओगे। आयरन मैन के हेलमेट में हंड्रेड्स ऑफ डेटा स्ट्रीम्स होती हैं, एनर्जी पोजीशन, हीट सिग्नेचर्स, फ्लाइट डेटा
और सिस्टम स्टेटस। अब इमेजिन करके देखो, अगर एक नॉर्मल इंसान को इतना सारा डेटा एक साथ दिया जाए तो क्या होगा। लिटरली उसका ब्रेन ओवरलोड हो जाएगा। कंफ्यूजन, डिलेड रिएक्शंस की वजह से बड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब सारी चीजें कंबाइन करके देखते हैं कि आयरन मैन का सूट एक्चुअली कितना पॉसिबल है। ओके, तो फ्लाइट पॉसिबल है लेकिन लिमिटेड, स्ट्रेंथ भी पॉसिबल है लेकिन बल्कि, वेपन्स भी पॉसिबल है लेकिन बहुत ही ज्यादा डेंजरस, एआई तो ऑलमोस्ट पॉसिबल हो ही चुका है, एनर्जी सोर्स नॉट पॉसिबल, हीट मैनेजमेंट मेजर इशू, ह्यूमन सर्वाइबिलिटी बिगेस्ट लिमिटेशन। मतलब ओवरऑल आयरन मैन के सूट का जो कॉन्सेप्ट है वो पार्शियल रियलिटी है, लेकिन फुल्ली इंटीग्रेशन अभी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे हम फ्यूचर में बना नहीं सकते। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम एक्चुअली कितने क्लोज हैं? देखो, अगर परसेंटेज की बात करें तो रफली 20 to 30%। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आने वाले 50 से 70 साल बाद हमें शायद आयरन मैन के सूट की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि इंस्टेड ऑफ वेयरिंग अ मशीन, व्हाट इफ ह्यूमन खुद ही मशीन बन जाए? मानो या ना मानो, बट ये आयरन मैन के सूट से ज्यादा पॉसिबल लगता है। न्यूरल इम्प्लांट्स, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस और जेनेटिक एनहांसमेंट, इन सब की मदद से फ्यूचर में टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल हो सकती है। वेल, अगर तुम फ्यूचर ह्यूमंस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो देखो, टोनी स्टार्क एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन उसका आइडिया रियल है। एक इंसान जो अपनी इंटेलिजेंस से अपनी लिमिटेशंस को तोड़ देता है, और उसका सूट सिर्फ एक आर्मर नहीं है, वो एक सिंबल है ह्यूमन एम्बिशन का, इनोवेशन का और उस एंडलेस क्यूरियोसिटी का जो हमें इम्पॉसिबल को चेस करने पर मजबूर करती है। आज के टाइम पर आयरन मैन का सूट बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल का मतलब ये नहीं होता कि वो फ्यूचर में कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। बाय द वे, तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है मुझे कमेंट करके बताना। जिस सुपर हीरो के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बनाऊंगा। बट तब तक के लिए मुझे इजाजत दो, मुझे अपना रेजिडेंट इवल गेम कंप्लीट करना है। स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।